सो वेलकम फ्रेंड्स। आज मेरे पास है ये 11th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर, सीबीएसई का, दिल्ली का। तो उस पेपर का एनालिसिस करने वाले हम। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और पेपर हुआ ये 26 सितंबर को। और इस पेपर में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी है, सीबीएसई ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें ज़्यादातर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ असर्शन रीज़न भी दिए हुए हैं। साथ ही में ऐसे क्वेश्चन भी हैं एमसीक्यू में जो नीट और जेई के सिलेबस पे बेस्ड हैं, मतलब उसी पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो अगर आप 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो या फिर ड्रॉपर हो तो आपको ये एनालिसिस ज़रूर देखना चाहिए इस पेपर का। तो चलो शुरू करते हैं हम इसका एनालिसिस। तो सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यूज़। टोटल 16 एमसीक्यूज़ आए हुए थे। एक एक करके सभी एमसीक्यूज़ को हम देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ देख सकते हो आप पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो हमें 4 कंसनट्रेशन टर्म दी हुई हैं, इसमें हमको बताना कौन सी कंसनट्रेशन टर्म जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमें इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, बाकी तीनों की तीनों जो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, चाहे वो मोलैलिटी हो, चाहे मोल फ्रैक्शन हो या फिर वेट परसेंटेज हो। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। ये आप थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हो जब आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ोगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो, कि 1 मोल कार्बन को अगर हम जलाएंगे तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन जब बर्न होगा एयर में तो सबको पता है CO2 प्रोड्यूस होगी उसमें। तो 1 मोल कार्बन जब बर्न होगा तो उससे 1 मोल CO2 ही प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पे सिर्फ हमको 1 मोल CO2 का मास बताना है। तो 1 मोल CO2 का मास जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 कार्बन का 12 ग्राम और 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम। टोटल मास यहाँ पे 44 ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। फर्दर फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपको कि इस पेपर में मैं उन्हीं क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाला हूँ जो हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, मतलब तुरंत ही देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। जो बाकी जो सॉल्विंग पार्ट है उनको मैं बता दूंगा आपको कहाँ से आया है। अच्छा, पेपर की अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी से हैं डायरेक्ट। तो एनसीईआरटी काफ़ी यूज़ हुई है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है जो क्वांटम नंबर से आया हुआ है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय एक्सप्लेनेशन। हमको बताना है किसी भी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि किसी भी सबशेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 12+1। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सबशेल है एस सबशेल, जिसके लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। यहाँ 0 पुट करोगे आप, 2 × 0 0 और 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो ऐसे हमसे पूछा हुआ किसी भी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो टोटल ऑर्बिटल होंगे 12+1 और हमको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4l+2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ये, कि एक सबशेल में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अगेन इजी क्वेश्चन था। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। मतलब एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनमें फ़र्क क्या होगा। तो सिंपल सा है, अगर एक ही ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, दो अलग अलग दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके तीनों क्वांटम नंबर तो सेम हो जाएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो उनमें फ़र्क होगा उनकी स्पिन का फ़र्क होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। अब ये मेरे किसी स्टूडेंट का पेपर था तो उसने शायद गलत किया हुआ इसका आंसर। इसका आंसर डी होगा। पांचवा क्वेश्चन फर्दर एक इजी क्वेश्चन आया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन हमको बताना है कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर शेल से लोअर शेल की तरफ, तो जब रेडिएशंस निकलते हैं तो विजिबल में कौन सा रेडिएशन फॉल करेगा। तो हम सबको पता है कि जो बाल्मर सीरीज़ होती है, बाल्मर सीरीज़, वो हमारी विजिबल रेडिएशन में फॉल करती है। इसकी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको पता होगी, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड शेल में जाएगा, क्योंकि बाल्मर सीरीज़ में जो लोअर शेल होती है वो सेकंड शेल होती है। लाइमन सीरीज़ में फर्स्ट शेल होती है, बाल्मर सीरीज़ में सेकंड शेल होती है। फिर पास्चन सीरीज़ में थर्ड शेल और ब्रैकेट में फोर्थ शेल, और लास्ट होती है हमारी फंड सीरीज़। फंड सीरीज़ में लोअर शेल जो होती है फिफ्थ शेल होती है।
हाँ, तो इसका आंसर है बाल्मर सीरीज में विजिबल रेडिएशन फॉल करता है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए 6th क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट बेस्ड था ये पीरियोडिक टेबल पर। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5s2 5p4 कॉरेस्पॉन्ड टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन। अब देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमको दे रखी है 5s2 5p4, तो देख सकते हो p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो p में 4 किस ग्रुप में होते हैं, तो हमारा जो p ब्लॉक होता है वो 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है, 13 14 15 16। हाँ, तो ये ग्रुप 16 होगा, इसमें p में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और यहाँ पे n की वैल्यू देख सकते हो आप 5 दे रखी है, तो पीरियड 5 होगा, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, ग्रुप 16 एंड पीरियड 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। अब बेरिलियम +2 किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, पहले हमको चेक करना पड़ेगा Be+2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ +2 का चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए +2 का चार्ज आया है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको चेक करना है किस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिथियम +1, लिथियम में वैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और +1 का चार्ज है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट साइज। अब हमको यहाँ पर लार्जेस्ट साइज बताना है, तो ये फर्दर इजी क्वेश्चन है, एटॉमिक या आयनिक रेडियस से आया हुआ है। तो देखो मैग्नीशियम और सोडियम हमको दिख रहा है ऑप्शन में। अब मैग्नीशियम जो है अभी दोनों थर्ड पीरियड में आते हैं, हमको पता है थर्ड पीरियड में आगे जाने पर साइज़ डिक्रीज होता है, तो मैग्नीशियम का साइज़ छोटा ही होगा सोडियम से, तो मैग्नीशियम +2 तो और छोटा होगा, यहाँ सबसे बड़ा साइज़ होगा सोडियम का, देन सोडियम +1 आएगा, देन उसके बाद मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम +2, सबसे छोटा साइड यहाँ पे सोडियम का होगा। अगर आपको दिक्कत आती है पीरियोडिक टेबल में तो इस पर हम वीडियो बना सकते हैं फर्दर आगे। अब 9th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इसका इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है, CH4, मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ये फर्दर इजी क्वेश्चन है जो कि बॉन्ड ऑर्डर से आया हुआ है, मतलब MOT से क्वेश्चन आया हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो इसका तो हमें ऑप्शन ही याद रहता है कि O2 पैरामैग्नेटिक होगा, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे आपको। अब देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो +5 आएगा। इसको निकालने का इसी तरीका होता है, यहाँ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको x मान लेंगे, फिर प्लस, अब एक ऑक्सीजन पे हम -2 चार्ज कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीजन है, तो -2 × 4, और इस आयन के ऊपर टोटल चार्ज -3 है, तो इक्वल्स टू -3, तो यहाँ हो गया ये x, और ये हो गया -8 इक्वल्स टू -3, देन -8 इस तरफ जाएगा तो -3 और +8, तो x इक्वल्स टू +5 इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 निकल के आएगा यहाँ पे, ये फॉस्फेट आयन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये अगेन एक इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रहा आयरन मेरे पास, यहाँ पे है आयरन, और ये रहा आयरन, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है हमको आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है यहाँ पर, और यहाँ हमको चेक करना होगा कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 आयरन है तो 2x प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज, तो -2 × 3, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल के ऊपर, तो इक्वल्स टू में 0, तो 2x - 6 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू +3 निकल के आ जाएगी, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है +3 से 0, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पे पेपर में खास बात जो कि है असर्शन रीज़न क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था, जब हम स्कूल में थे तब असर्शन रीज़न क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछते थे, लेकिन अब क्योंकि नीट वगैरह में असर्शन रीज़न क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से CBSE ने अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में भी इन क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, इससे प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा जो स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में सपोर्टिंग मटेरियल दिए जाते हैं, उसमें भी आपको असर्शन रीज़न देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन बताए होते हैं हमको, A, B, C और D। हर क्वेश्चन में हमको बताना होता है A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। तो एक बार देख लेते हैं हम 4 ऑप्शन को। ये ऑप्शन कहता है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू,
अगर किसी क्वेश्चन में असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हो एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और जो रीज़न होगा वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन की, तो उस केस में हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे। बी है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों ट्रू हो लेकिन जो हमारा रीज़न हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो असर्शन की, तो उस केस में हम बी टिक करेंगे। तीसरा है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, असर्शन ट्रू हो रीज़न फॉल्स हो, तो उस केस में हम सी टिक करेंगे। और चौथा है असर्शन इज़ फॉल्स रीज़न इज़ ट्रू, तो उस केस में हम डी टिक करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका असर्शन रीज़न का। इसके मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे 13 क्वेश्चन है, कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन गिव्स 18 ग्राम वाटर। अभी हमको चेक करना क्या है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो 16 ग्राम मीथेन, पहले तो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। हम किसी भी हाइड्रोकार्बन्स को जब बर्न करते हैं तो उससे CO2 और वाटर प्रोड्यूस होता है, ये आप सभी को पता होगा। जैसे यहाँ पे मीथेन हो रहा है तो मीथेन है CH4, इसको हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ O2 से H मिलेगा, वाटर मिलेगा, CO2 हो जाएगी और गैसेस फॉर्म में उड़ जाएगा। तो यहाँ पे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो इसके आगे मैं 2 लगा लेता हूँ। ठीक है, अब 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इस तरफ ऑक्सीजन कितने हो गए, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ 2 और लगा लीजिए बस। अब इस इक्वेशन से मुझे पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ CH4 जब बर्न होता है तो उससे 2 मोल्स मिलते हैं H2O के। ठीक, हाँ, तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 16 ग्राम मीथेन बर्न हो रहा है, तो हम चेक करेंगे 16 ग्राम मीथेन में कितने मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर अपॉन मोलर मास, तो मास है 16 ग्राम और मीथेन का मोलर मास भी 16 ग्राम ही होता है, तो हमारे पास एक ही मोल है। मीथेन का 1 मोल होगा 16 ग्राम में। ठीक, तो 1 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं वाटर के, तो वाटर के 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा, तो वाटर के 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम, मोल का मास होता है 18 ग्राम, तो 2 मोल्स का मास 36 ग्राम हो जाएगा। तो 16 ग्राम मीथेन जलाने पर हमें 36 ग्राम वाटर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 ग्राम है, तो ये फॉल्स है, ये असर्शन फॉल्स है। रीज़न क्या है, इन द कंबशन ऑफ मीथेन वाटर इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, रीज़न सही है, मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है कि आप मीथेन को कंबशन करोगे तो वाटर मिलेगा आपको। तो असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, इसका डी आंसर होगा। असर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू, इसका आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ज़रा यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 14 और 15 क्वेश्चन। अच्छा 14 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम एटम एंटर्स इनटू 4s ऑर्बिटल नॉट 3d। हाँ, तो ये एकदम सही है। अगर आप पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 4s1 ही आएगा, फर्स्ट ग्रुप में आता है और पीरियड नंबर 4 में आएगा ये। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो पीरियड नंबर 4th में आएगा ये, 4th में, और फर्स्ट ग्रुप में है तो S1, 4s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे असर्शन एकदम ट्रू है इसका। ठीक है, अब देखते हैं N+L रूल इज़ फॉलोड फॉर डिटरमाइनिंग द सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट। हाँ, ये भी सही है, N+L रूल हम एनर्जी ऑफ सबशेल के लिए पता करते हैं, N+L रूल से पता लगता है हमको अब बाउस प्रिंसिपल, तो ये भी ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू हैं। तो इसका हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न इज़ ट्रू। अब अगला क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन। असर्शन देखिए आयनिक रेडियस ऑफ Cl- इज स्मॉलर देन Cl, तो ये फॉल्स है एकदम ही। Cl- बड़ा होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैलेंस शेल में तो साइज़ बढ़ जाता है, पता होगा आपको, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो साइज़ बढ़ जाएगा। Cl से बड़ा होगा Cl-, तो ये फॉल्स है। अगला रीज़न देखिए इसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Cl- इज़ लोअर देन Cl। हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा लोअर होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज सिग्मा जो है इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ने की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो ये ट्रू है। तो असर्शन फॉल है, रीज़न ट्रू है, असर्शन फॉल रीज़न ट्रू, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए 16 क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन में दिखाऊँ आपको। It is impossible to determine the exact position and momentum of electrons simultaneously, ये बिल्कुल ट्रू है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल ट्रू है कि आप किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का या फिर इलेक्ट्रॉन का बोलें तो इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसका आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, बिल्कुल सही है। द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्लियरली डिफाइंड,
ये गलत है। इलेक्ट्रॉन का पाथ क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि वो एक वेव फॉर्म करेगा इस वजह से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स। तो ये हो जाएगा असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। इसका सी आंसर हो जाएगा, सी, इसका सी हो जाएगा। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, उनको फटाफट से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।